एक बीज के अंदर छुपे छोटे से ब्लूप्रिंट से एक विशाल पेड़ कैसे बन जाता है, ये प्रकृति की सबसे शानदार इंजीनियरिंग में से एक है। आज हम इसी कमाल को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें फूलों वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स की बनावट की दुनिया में ले जाते हैं। और किसी भी इंजीनियरिंग को समझने के लिए उसके पार्ट्स और उसकी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। इसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, पौधे की बाहरी बनावट का अध्ययन। आज हम जमीन के नीचे की नींव से शुरू करेंगे और आसमान छूती पत्तियों तक पौधे के हर हिस्से के डिजाइन और उसके मकसद को जानेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना है। एक पौधे की तरह हम भी जमीन के नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की ओर बढ़ेंगे। चलिए पौधों के इस छिपे हुए आर्किटेक्चर को अनपैक करते हैं। सबसे पहले जो दिखाई नहीं देता लेकिन शायद सबसे जरूरी है, द रूट सिस्टम। जब हम किसी पौधे को देखते हैं तो हमारा ध्यान तो उसके तने, पत्तियों और फूलों पर जाता है, लेकिन असली कहानी तो जमीन के नीचे शुरू होती है। ये जड़ें सिर्फ पौधे को पकड़कर नहीं रखती हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक काम है। असल में जड़ें एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस हैं। इनके 4 मुख्य काम हैं। पहला, एब्जॉर्प्शन, मिट्टी से पानी और मिनरल्स को सोखना, जो पौधे का कच्चा माल है। दूसरा, एंकरेज, यानी पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखना, आंधी तूफान से बचाना। अच्छा, ये तो 2 हुए, और बाकी 2? तीसरा काम है स्टोरेज। कुछ जड़ें जैसे गाजर या शलजम अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं ताकि मुश्किल वक्त में पौधा उसे इस्तेमाल कर सके। और चौथा, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब कुछ जरूरी प्लांट हार्मोन्स जड़ों में ही बनते हैं। तो ये सिर्फ लंगर नहीं बल्कि पौधे का पोषण और कमांड सेंटर भी हैं। वाह, ये तो कमाल है। अब सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जड़ें भी एक जैसी नहीं होती, इनमें भी अलग अलग डिजाइन होते हैं। जैसे एक है टैपरूट सिस्टम। हाँ, टैपरूट सिस्टम ज्यादातर डाइकोटिलिडोनस पौधों में मिलता है, जैसे सरसों, चना या आम। इसमें बीज के रेडिकल से एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है जिसे प्राइमरी रूट कहते हैं। ये सीधी जमीन में गहराई तक जाती है। फिर इससे साइड में पतली शाखाएं निकलती हैं जिन्हें सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स कहते हैं। ये एक तरह का हायरार्किकल सिस्टम है। और इतनी गहराई तक जाने का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा उन जगहों पर होता है जहां पानी जमीन में काफी नीचे होता है। ये टैप रूट पौधे को सूखे के समय भी पानी तक पहुंचने में मदद करती है। ये समझिए पौधे का अपना बोरवेल है। अच्छा, और दूसरा डिजाइन है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये कैसा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम ज्यादातर मोनोकोटिलिडोनस पौधों में होता है, जैसे गेहूं, चावल या घास। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी रूट बहुत छोटी होती है और जल्दी ही खत्म हो जाती है। उसकी जगह तने के बेस से हजारों धागे जैसी एक बराबर की जड़ें गुच्छे में निकलती हैं। तो इसमें कोई मेन रूट नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब एक जैसी होती हैं। एक गुच्छे की तरह? हाँ, एक गुच्छे की तरह। और यही वजह है कि घास मिट्टी के कटाव को रोकने में इतनी कारगर होती है। ये हजारों धागे मिट्टी को एक साथ बुनकर रखते हैं, एक प्राकृतिक जाल की तरह। कमाल है। और सोर्सेज में एक तीसरे और भी अनोखे प्रकार का जिक्र है, एडवेंटिशियस रूट्स। ये नाम ही बड़ा अजीब है। एडवेंटिशियस का मतलब ही है असामान्य जगह से आने वाला। ये वो जड़ें हैं जो पौधे के रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से निकलती हैं, जैसे तना या पत्तियों से। ये जरूरत के हिसाब से कहीं से भी उग सकती हैं। जैसे वो बरगद के पेड़ की लटकती जड़ें जिन्हें पकड़कर हम बचपन में झूलते थे। मैं तो उन्हें हमेशा एक तरह की शाखा ही समझती थी। बिल्कुल, वो बेहतरीन उदाहरण है। वो जड़ें तने से निकल के नीचे जमीन तक जाती हैं और मोटे खंभों में बदलकर उस विशाल पेड़ को सहारा देती हैं। या फिर मॉन्स्टेरा के पौधे में जो तने से जड़ें निकलती हैं, वो भी एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं। ये पौधे की जरूरत के हिसाब से बना एक कस्टम सपोर्ट सिस्टम है। ये तो सच में पौधे की इंजीनियरिंग का कमाल है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। जड़ की नोक पर, मतलब उसके सिरे पर क्या होता है? सोर्सेज में इसके भी कुछ रीजन्स बताए गए हैं। हाँ, जड़ की नोक एक तरह का कमांड सेंटर है और उसे बचाने के लिए सबसे आगे एक हेलमेट होता है, एक थिम्बल जैसी, थिम्बल लाइक संरचना जिसे रूट कैप कहते हैं। यह उस नाजुक सिरे को मिट्टी के कणों से रगड़ खाकर खराब होने से बचाता है। और हेलमेट के ठीक पीछे है ग्रोथ की फैक्ट्री, टेक्निकल भाषा में रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। यहाँ के सेल्स बहुत छोटे होते हैं, पतली दीवारों वाले और बहुत तेजी से डिवाइड होते रहते हैं।
जड़ की सारी ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। और फिर ये नए सेल्स कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं स्ट्रेचिंग जोन में, जिसे रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। यहाँ फैक्ट्री में बने सेल्स तेजी से लंबे और बड़े होते हैं। यही वो हिस्सा है जो असल में जड़ को मिट्टी में आगे धकेलता है। और वो धागे जैसे रूट हेयर्स कहाँ होती हैं, जो असल में पानी सोखती हैं? वो इलोंगेशन जोन के ठीक पीछे रीजन ऑफ मैचुरेशन में होती हैं। जब सेल्स पूरी तरह लंबे हो जाते हैं तो वो मैच्योर होते हैं और उनमें से ये बेहद पतले रूट हेयर्स निकलते हैं। यहीं से ज्यादातर पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पूरी एक असेंबली लाइन है, हेलमेट, फैक्ट्री, स्ट्रेचिंग जोन और फिर एब्जॉर्प्शन जोन। तो जड़ें पौधे को मजबूती से पकड़कर उसे पोषण देती हैं। लेकिन ये पोषण जाता कहाँ है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है द स्टेम की, जो पौधे का मेन हाईवे और स्काईस्क्रेपर है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तना यानी स्टेम पौधे का असेंडिंग पार्ट है, जो जमीन के ऊपर रोशनी की तरफ बढ़ता है। ये बीज के प्लूम्यूल से विकसित होता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान जो इसे जड़ से अलग करती है वो है नोड्स और इंटरनोड्स की मौजूदगी। नोड्स और इंटरनोड्स ये क्या होते हैं? नोड्स तने पर वो जगह हैं जहां से पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं, और दो नोड्स के बीच की जो खाली जगह है उसे इंटरनोड कहते हैं। अब गन्ने को देखिए, उसमें गांठें नोड्स और उनके बीच का हिस्सा इंटरनोड बहुत साफ दिखाई देता है। जड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब तना सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, और इसका मुख्य काम तो शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को फैलाना है, ताकि उन्हें ठीक से हवा और रोशनी मिल सके। ये पानी, मिनरल्स और पत्तियों में बने भोजन को, मतलब फोटोसिंथेसिस को, पूरे पौधे में पहुंचाने वाला हाईवे है। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। ज्यादा मतलब जरूरत पड़ने पर तना अपना रूप बदल लेता है। इसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी अपनी सब्जी की टोकरी में है, आलू। आलू तो जड़ होती है ना? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन आलू जड़ नहीं है। वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जो खाना, मतलब स्टार्च, स्टोर करता है। उसकी जो आंखें होती हैं, हाँ। वो असल में नोड्स हैं जहां से कलियां, बड्स निकलती हैं और नया पौधा उग सकता है। क्या बात है, ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। और क्या उदाहरण है इसके? बहुत हैं। जैसे कुछ पौधों में तना सहारा देने के लिए धागे जैसे टेंड्रिल्स में बदल जाता है, और कुछ पौधों में जैसे नींबू या गुलाब में एक्सिलरी बड्स कांटों यानी थॉर्न्स में बदल जाती हैं, जो पौधे को जानवरों से बचाती हैं। तो तना एक पाइपलाइन भी है, गोदाम भी है, सीढ़ी भी है और बॉडीगार्ड भी। ये सच में अविश्वसनीय है। तने के इस हाईवे से अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां पौधे का खाना बनता है, द लीफ, पौधे की सोलर पैनल से चलने वाली फूड फैक्ट्री। बिल्कुल सही। पत्तियां फोटोसिंथेसिस के लिए बने सबसे जरूरी वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। एक टिपिकल पत्ती के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल यानी पत्ती का डंठल, और लैमिना, पत्ती का हरा चपटा हिस्सा। सोर्सेज में पेटियोल यानी डंठल के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। ये सिर्फ लैमिना को पकड़कर नहीं रखता। हाँ, इसका एक और बहुत चालाक काम है। ये पतला और लचीला होता है, जिससे पत्ती हवा में आसानी से फड़फड़ा सके। इस फड़फड़ाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो पत्ती की सतह ठंडी रहती है, और दूसरा उसकी सतह पर लगातार ताज़ी हवा आती रहती है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड लाती है। तो ये एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर और वेंटिलेटर है। अब बात करते हैं लैमिना की। इसके अंदर जो नसों का जाल होता है, उसका क्या काम है? उन नसों को वेन्स और वेनलेट्स कहते हैं। वो 2 जरूरी काम करती हैं। एक, वो पत्ती को एक ढांचा देती हैं ताकि वो चपटी रह सके, और दूसरा, वो पानी और मिनरल्स को पत्ती की हर कोशिका तक पहुंचाने और वहां बने भोजन को वापस ले जाने के लिए पाइपलाइन का काम करती हैं। इन नसों की अरेंजमेंट को, जैसा कि सॉसेज में बताया गया है, वेनेशन कहते हैं, और ये भी 2 तरह का होता है। हाँ, 2 मुख्य डिजाइन है। पहले को रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे किसी पत्ते पर मकड़ी का जाल बिछा हो। नसें हर दिशा में फैलकर एक नेटवर्क बनाती हैं। ये ज्यादातर डाइकोटिलेडनस पौधों में दिखता है, जैसे आम, पीपल या गुड़हल। और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। ये बिल्कुल अलग है। जैसे केले या गेहूं के पत्ते में रेल की पटरियों की तरह नसें सीधी और एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ये मोनोकॉटिलेडॉन्स की पहचान है। आप सिर्फ पत्ती का वेनेशन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पौधा मोनोकॉट है या डाइकॉट। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सवाल। नीम की जो पूरी टहनी होती है, जिसे हम पत्ती समझते हैं, क्या वो सच में सिर्फ एक पत्ती है? उसकी छोटी छोटी पत्तियां क्या है?
सोर्सेज में सिंपल और कंपाउंड लीफ का जिक्र है, शायद इसका जवाब वही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर सिंपल और कंपाउंड लीफ का फर्क समझ में आता है। एक सिंपल लीफ वो है जिसका लैमिना एक सिंगल पीस में होता है, जैसे आम का पत्ता। अगर उसमें कटाव हो भी तो वो बीच की नस मिडरिप तक नहीं पहुंचता। और कंपाउंड लीफ में लैमिना का कटाव इतना गहरा होता है कि वो मिडरिप तक पहुंच जाता है और पत्ती को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। इन छोटे हिस्सों को लीफलेट्स कहते हैं। तो नीम की वो पूरी इकाई जिसे आप पत्ती समझ रही थी, वो असल में एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है और उसकी छोटी छोटी पत्तियां असल में लीफलेट्स हैं। ये तो सच में देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो मैं कैसे पहचानूं कि कोई चीज एक पत्ती है या लीफलेट? बहुत आसान तरीका है। कली यानी बड हमेशा पत्ती के एक्सेल में मिलेगी, मतलब जहां पैटियोल तने से जुड़ता है। आपको आम के पत्ते के एक्सेल में बड मिलेगी और नीम की पूरी कंपाउंड लीफ के एक्सेल में भी, लेकिन आपको कभी भी एक लीफलेट के एक्सेल में बड नहीं मिलेगी। ये पक्का नियम है। तो कंपाउंड लीव्स भी दो तरह की हैं, पिनेटली जैसे नीम में, और दूसरी है पामेटली कंपाउंड। हाँ, पामेटली कंपाउंड में सारे लीफलेट्स एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं, पेटियोल के सिरे से। ठीक वैसे ही जैसे हमारी हथेली से उंगलियां निकलती हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है सिल्क कॉटन का पेड़। पत्तियों की बनावट तो समझ आ गई, लेकिन तने पर उनकी अरेंजमेंट का भी कोई पैटर्न होता है या वो बस कहीं भी उग जाती हैं? नहीं, कुछ भी रैंडम नहीं होता। पौधे बहुत कुशल आर्किटेक्ट होते हैं। तने पर पत्तियों की व्यवस्था के इस पैटर्न को फाइलोटैक्सी कहते हैं और इसका एक ही मकसद है, हर पत्ती को ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी दिलाना और ये पक्का करना कि पत्तियां एक दूसरे पर छाया न डालें। तो ये पत्तियों की जमावट कितने तरह की होती है? इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है ऑल्टरनेट, जहां हर नोड पर सिर्फ एक पत्ती निकलती है और वो अगली नोड की पत्ती से ऑल्टरनेट दिशा में होती है, जैसे गुड़हल और सरसों में। ये सबसे आम पैटर्न है। और दूसरा तब होता है जब एक ही नोड से 2 से ज्यादा पत्तियां निकलती हैं और एक चक्र मतलब वर्ल बनाती हैं, जैसे एल्स्टोनिया के पौधे में। ये देखने में अशोक चक्र के स्पोक्स जैसा लगता है। जड़, तना, पत्ती। अब हम पौधे के सबसे आकर्षक हिस्से पर आते हैं, फूल। सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है कि एक फूल असल में एक मॉडिफाइड शूट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जहां शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी तने के सिरे का ग्रोथ पॉइंट को और लंबा होकर तना और पत्तियां बनानी थीं, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल गया। इंटरनोड्स लंबे नहीं हुए और पूरा एक्सेस कंडेंस्ड हो गया। पत्तियां भी अपना रूप बदलकर फूल की पंखुड़ियां, पेटल्स, सेपल्स वगैरह बन गई। तो फूल एक तरह से एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड छोटी और खूबसूरत शाखा है जिसका एकमात्र मकसद रिप्रोडक्शन है। वाह, एक शाखा जो फूल बनने का फैसला करती है, कमाल है। और फ्लोरल एक्सिस पर इन फूलों के अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं ना? बिल्कुल। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य तने का सिरा यानी एपेक्स फूल में बदल जाता है या बढ़ता रहता है। तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला है रेसिमोज टाइप। इसमें मेन एक्सिस लगातार बढ़ता रहता है, उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है और फूल साइड में लैटरली लगते जाते हैं। इसमें नए और जवान फूल हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं और पुराने फूल नीचे। इस क्रम को एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। और दूसरा? साइमोस टाइप इससे उल्टा होगा फिर। हाँ, साइमोस टाइप में मेन एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड होती है क्योंकि वो एक फूल पर आकर खत्म हो जाती है। अब आगे की ग्रोथ साइड की शाखाओं से होती है, इसलिए इसमें सबसे पुराना फूल टॉप पर होता है और नए फूल नीचे की तरफ। इस उल्टे क्रम को बेसिपेटल ऑर्डर कहते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि पौधों की बाहरी बनावट में, उनकी मॉर्फोलॉजी में एक व्यवस्थित पैटर्न और एक स्टैंडर्ड वोकैबुलरी है। रूट सिस्टम, फिलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, ये सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है, बल्कि ये पौधों की इंजीनियरिंग लैंग्वेज के शब्द हैं। बिल्कुल। इन टेक्निकल टर्म्स को जानने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि पौधे अपने पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे ढलते हैं। उनकी संरचना उनके कार्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। हर नोड, हर वेन, हर रूट हेयर का एक मकसद है, एक कहानी है। ये केओस नहीं, बल्कि एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड डिजाइन है। और अब सोचने के लिए एक विचार। सोर्सेज में सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और कुछ महत्वपूर्ण प्लांट फैमिलीज का भी जिक्र है। अब जब हम इन बुनियादी हिस्सों को पहचान सकते हैं, तो अगला कदम क्या है?
कैसे वनस्पति शास्त्री इस ज्ञान का उपयोग करके दुनिया के लाखों पौधों को कुछ परिवारों फैमिलीज में वर्गीकृत करते हैं, और ये वर्गीकरण हमें उनके विकास, उनके रिश्तों और धरती पर उनके अस्तित्व की कहानी के बारे में क्या बताता है। उसे शुरू करते हैं। एक फूल असल में है क्या? हमारे हाथ में जो सामग्री है वो कहती है कि यह एक डंठल पर लगा होता है जिसे पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल, जी। और उसका ऊपरी फूला हुआ हिस्सा थैलेमस या रिसेप्टिकल कहलाता है। ये एक तरह से फूल का स्टेज हो गया। एकदम सही। और इसी स्टेज यानी थैलेमस पर फूल के मुख्य कलाकार, मतलब उसके 4 हिस्से, जिन्हें वर्ल्स या चक्र कहते हैं, लगे होते हैं। वर्ल्स, अच्छा जी, वर्ल्स। बाहर से अंदर की तरफ देखें तो ये हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम जो नर हिस्सा है, हाँ, और गाइनोशियम जो मादा हिस्सा है। दिलचस्प। स्रोत इन्हें 2 टीमों में बांटता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हाँ, और ये बहुत जरूरी फर्क है। कैलिक्स और कोरोला सहायक अंग हैं। सहायक अंग। सोचिए, ये स्टेज की सजावट और सुरक्षा गार्ड की तरह हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम असल में प्रजनन अंग हैं, मतलब शो के मुख्य सितारे। कुछ फूलों में, जैसे लिली में, कैलिक्स और कोरोला में कोई फर्क नहीं दिखता, वे एक जैसे दिखते हैं। तब इस मिलीजुली टीम को पेरियांथ कहा जाता है। अच्छा, पेरियांथ। और मैंने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल शब्द भी देखे। इसका मतलब तो? हाँ, इसका मतलब तो काफी सीधा है। सीधा सा लगता है, हाँ। बिल्कुल। अगर किसी फूल में नर और मादा यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हिस्से मौजूद हैं तो वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है। और अगर उसमें सिर्फ एक ही है, या तो नर या मादा, तो वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो हमें फूल के हिस्से पता चल गए, लेकिन ये हिस्से अरेंज कैसे होते हैं, यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि मुझे कुछ गणित जैसे शब्द दिखे। हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ये सिमेट्री या समरूपता के बारे में है ना? बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें कोई गणितज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पिज्जा या साइकिल का पहिया। सही है। आप उसे केंद्र से कहीं से भी काटें, आपको हमेशा 2 बराबर हूबहू हिस्से मिलेंगे। अच्छा। सरसों, धतूले या मिर्च का फूल बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर इसकी औपचारिक परिभाषा देखें तो वो है When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center. अच्छा, तो एक्टिनोमॉर्फिक यानी पूरी तरह से गोल और सममित। फिर जाइगोमॉर्फिक क्या हुआ? जाइगोमॉर्फिक का मतलब है बायलैटरल सिमेट्री। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा अपना चेहरा। ओके। आप इसे सिर्फ बीच से एक ही सीधी लाइन में 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, किसी और एंगल से नहीं। हाँ, सही बात है। मटर, गुलमोहर या सेम के फूल ऐसे ही होते हैं। अच्छा। और अगर कोई फूल किसी भी तरह से बराबर नहीं बांटा जा सकता तो वो एसिमेट्रिक कहलाता है, जैसे कैना का फूल। वाह, तो ये सिर्फ डिजाइन नहीं, एक फंक्शनल रणनीति है। बिल्कुल। इसी तरह मैंने गिनती पर आधारित कुछ शब्द भी पढ़े, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। हाँ, प्रकृति गणित का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करती है। ये बस फूलों के भागों की संख्या के बारे में है। अगर फूल के हिस्से जैसे पंखुड़ियां 3 या 3 के गुणज में हैं तो वो ट्राइमीरस है। ट्राइमेरस, ठीक है। अगर सब कुछ 4 के सेट में है तो वो टेट्रामीरस है, जैसे सरसों का फूल। और 5 के सेट में तो पेंटामीरस, जैसा कि गुड़हल में होता है। ठीक है, तो बनावट की समरूपता और गिनती समझ आ गई। लेकिन स्रोत में एक और वर्गीकरण है जो थोड़ा जटिल लगा, अंडाशय यानी ओवरी की स्थिति के आधार पर। जी। ये शब्द है हाइपोजीनस, पेरीजीनस और एपीजीनस। ये सुनने में फूल के अंदर किसी सत्ता संघर्ष जैसा लगता है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये फूल के अंदर एक तरह की हायरार्की ही है। अच्छा। इसे समझने के लिए गाइनोशियम यानी मादा हिस्से को रानी मान लेते हैं। ठीक है। पहला प्रकार है हाइपोजीनस। हाइपो का मतलब है नीचे। नीचे, हाँ। इसमें रानी यानी गाइनोशियम सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठी है और फूल के बाकी सारे हिस्से उसके नीचे से निकल रहे हैं। वाह। इस वजह से यहाँ के अंडाशय को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। सुपीरियर ओवरी यानी रानी सबसे ऊपर। ये याद रहेगा। तो फिर पेरिजाइनस क्या है? पेरी का मतलब है चारों ओर। चारों ओर। पेरिजाइनस फूल में गाइनोशियम केंद्र में होता है और बाकी हिस्से थैलेमस के किनारे से लगभग उसी लेवल पर निकलते हैं। अच्छा, मतलब सब बराबर। हाँ, कोई ऊपर नीचे नहीं है। इसलिए यहाँ की अंडाशय को हाफ इन्फीरियर कहा जाता है। आलू बुखारा और गुलाब के फूल ऐसे ही होते हैं। और तीसरा एपिजाइनस।
इसमें तो एपी का मतलब ऊपर होता है। बिल्कुल। एपिजाइनस फूल में थैलेमस ऊपर की तरफ बढ़कर अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेता है। मतलब पूरी तरह से कवर कर लेता है। जी, जैसे रानी एक सुरक्षित बंकर में हो। फूल के बाकी हिस्से उस बंकर के ऊपर से निकलते हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ अंडाशय को इंफीरियर ओवरी कहते हैं। इंफीरियर ओवरी। अमरूद, खीरा और सूरजमुखी के फूल इसी डिजाइन के होते हैं। ये तो कमाल है, सुरक्षा के लिए इतना अनोखा इंतजाम। चलिए अब फूल के उन सहायक अंगों पर जूम इन करते हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। जरूर। कैलेक्स और कोरोला। तो कैलेक्स सबसे बाहरी चक्र है जो हरी पत्ती जैसी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें सेपल्स कहते हैं। सेपल्स। इनका मुख्य काम कली की अवस्था में फूल की रक्षा करना है। अगर ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो फूल गैमोसेपिलिस कहलाता है। गैमोसेपिलिस। और अगर अलग अलग हैं तो पॉलीसेपिलिस। और कोरोला तो शो का स्टार है ना? हाँ, रंग बिरंगी पंखुड़ियां। हाँ, कोरोला पेटल्स यानी पंखुड़ियों से बना होता है। इनका मुख्य काम अपने चमकीले रंगों से कीड़ों को परागण के लिए आकर्षित करना है। सेपल्स की तरह ही अगर पेटल्स जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटिलिस, जैसे धतूरे में। हाँ, और अगर अलग हैं तो पॉलीपेटिलिस, जैसे गुलाब में। सामग्री में इन पंखुड़ियों या बायादलों की कली के अंदर की व्यवस्था के लिए भी एक खास शब्द है, एस्टिवेशन। जी, एस्टिवेशन। ये सिर्फ एक डिजाइन पैटर्न नहीं है ना? इसका जरूर कोई गहरा मतलब होगा। बिल्कुल, ये पौधे की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। सबसे सरल है वॉल्वेट, जहां पंखुड़ियों के किनारे बस एक दूसरे को छूते हैं, ओवरलैप नहीं करते। ओके। फिर आता है ट्विस्टेड, जिसमें हर पंखुड़ी का एक किनारा अगली पंखुड़ी को एक खास दिशा में ढकता है, जैसे हम किसी चीज को लपेटते हैं। अच्छा, जैसे गुड़हल में होता है। जी। और एक प्रकार है वेक्सिलरी। ये तो बहुत ही खास लगता है। हाँ, वेक्सिलरी एस्टिवेशन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कैसे? इसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं। सबसे बड़ी पंखुड़ी, जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, वो कीड़ों को आकर्षित करती है। स्टैंडर्ड। ये 2 साइड वाली पंखुड़ियों को ढके रहती हैं, जिन्हें विंग्स कहते हैं। विंग्स। और विंग्स बदले में 2 सबसे छोटी जुड़ी हुई पंखुड़ियां को ढकती हैं, जिन्हें कील कहते हैं। कील। तो ये एक के अंदर एक है। हाँ, और इस कील के अंदर प्रजनन अंग छिपे होते हैं। जब सही वजन वाली मधुमक्खी विंग्स पर बैठती है, तभी कील का दरवाजा खुलता है। अरे वाह, ये तो एक ताला चाबी सिस्टम जैसा है। बिल्कुल, जो सुनिश्चित करता है कि सिर्फ सही परागण ही अंदर जा सके। वाह, ये तो एक मैकेनिकल पहेली जैसा है। ठीक है, तो अब शो के असली सितारों की बात करते हैं। जी। चलिए पहले नर भाग यानी एंड्रोशियम से मिलते हैं। एंड्रोशियम बहुत सारे स्टेमन से बना होता है। स्टेमन्स, ठीक है। हर स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक पतला डंठल जिसे फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर एंथर, जिसके अंदर परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अच्छा। कभी कभी कोई स्टेमन बांझ होता है, मतलब उसमें पराग नहीं बनता, उसे स्टैमिनोड कहते हैं। स्टेमिनोड। स्रोत बताता है कि ये स्टेमन्स आपस में या दूसरे हिस्सों से जुड़े भी हो सकते हैं। हाँ, और ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर स्टेमन्स पंखुड़ियों से जुड़े हैं तो उन्हें एपीपेटालिस कहते हैं। एपीपेटालिस। जैसे बैगन में। और अगर पेरियान से जुड़े हैं तो एपीफिलस, जैसे लिली में। ये आपस में भी जुड़ सकते हैं। अगर सारे मिलकर एक गुच्छा बनाए तो मोनोडेल्फस, जैसे गुड़हल में। हाँ, अगर 2 गुच्छे बनाए तो डायाडेल्फस, जैसे मटर में। और अगर 2 से ज्यादा तो पॉलीएडेल्फस, जैसे नींबू में। और अब मादा समकक्ष गाइनोशियम, इसके बारे में बताइए। गाइनोशियम फूल का मादा प्रजनन अंग है, जो 1 या 1 से ज्यादा कार्पल्स से बना होता है। कार्पल्स। हर कार्पल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, जो पराग कणों को पकड़ने के लिए एक चिपचिपी सतह है। स्टिग्मा। फिर एक लंबी ट्यूब, स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा, ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और यही ओव्यूल्स आगे चलकर बीज बनते हैं। जी। यहाँ पर भी 2 शब्द हैं, एपोकार्पस और सिंकार्पस। मतलब एक पौधे को ये तय करने की क्या जरूरत है कि उसके कार्पल्स जुड़े हों या अलग? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये पौधे की अपनी अपनी रणनीति पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर फूल में 1 से ज्यादा कार्पल्स हैं और वे सब आजाद हैं तो उसे एपोकार्पस कहते हैं, जैसे कमल या गुलाब में। हाँ। दूसरी तरफ अगर सारे कार्पल्स आपस में जुड़कर एक हो जाएं तो उसे सिनकार्पस कहते हैं, जैसा कि टमाटर या सरसों में होता है। अच्छा, तो अगर कार्पल्स जुड़कर एक बड़ा अंडाशय बनाते हैं तो उसके अंदर ओव्यूल्स की व्यवस्था कैसी होती है? इसके लिए भी एक शब्द है, प्लेसेंटेशन। हाँ, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। सोचे कि अंडाशय एक कमरा है और ओव्यूल्स बच्चे हैं। ठीक है। मटर की फली को खोलकर देखिए।
सारे दाने एक ही लाइन में एक किनारे पर लगे होते हैं। इसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। मार्जिनल मतलब किनारे पर। जी। अब एक टमाटर को गोल काटिए। आपको दिखेगा कि बीज बीज के एक कॉलम से जुड़े हैं जो कमरों में बटा है। इसे एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन ये व्यवस्था तय करती है कि फल के अंदर बीज कैसे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें पोषण कैसे मिलेगा। निषेचन के बाद ओवरी फल बन जाती है और ओव्यूल्स बीज। लेकिन स्रोत में लिखा है कि आम और नारियल दोनों ही एक तरह के फल हैं जिन्हें ड्रूप कहते हैं। जी, ड्रूप। ये थोड़ा अजीब है। हम आम का गूदा मेसोकार्प खाते हैं, जबकि नारियल का मेसोकार्प तो वो जटाएं हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। ये दोनों एक ही श्रेणी में कैसे हो सकते हैं? ये शानदार सवाल है और यही दिखाता है कि वनस्पति विज्ञान में वर्गीकरण संरचना पर आधारित होता है, हमारे उपयोग पर नहीं। अच्छा। दोनों में बनावट का ब्लूप्रिंट एक ही है। सबसे भारी पतला छिलका एपिकार्प, बीच की परत मेसोकार्प और अंदर की बेहद सख्त पत्थर जैसी गुठली एंडोकार्प। बस विकास ने इन परतों को अलग अलग कामों के लिए अनुकूलित कर दिया है। आम में मेसोकार्प मीठा और गूदेदार हो गया ताकि जानवर उसे खाएं। हाँ, जबकि नारियल में ये फल को पानी पर तैरने और उसे झटकों से बचाने के लिए रेशेदार बन गया। तो ये बनावट एक है पर काम अलग अलग। अब उस गुठली के अंदर के बीज की बात करते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट बीजों में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर कॉटिलेडन्स यानी बीज पत्रों की संख्या में है। कॉटिलेडन्स डाइकॉट में 2 होते हैं और मोनोकॉट में 1। मोनोकॉट बीज जैसे मक्का में ये अकेला कॉटिलेडन बड़ा और ढाल जैसा होता है, जिसे एक खास नाम दिया गया है स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम। इसके अलावा मोनोकॉट बीज में अंकुरित होते हुए तने और जड़ के लिए खास सुरक्षा कवच होते हैं। तने के ऊपर का खोल कोलियोप्टाइल कहलाता है। कोलियोप्टाइल। और जड़ के ऊपर का खोल कोलियोराइजा कहलाता है। ये एक तरह से नन्हे पौधे के लिए हेलमेट और लेग गार्ड का काम करते हैं। ये तो अविश्वसनीय रूप से विस्तृत जानकारी है। अब मेरा सवाल ये है कि वनस्पति शास्त्री इस सारी जानकारी को हर फूल के लिए लिखते कैसे हैं? इसके लिए तो एक पूरी किताब लग जाएगी। यहीं पर उनकी सीक्रेट कोड भाषा काम आती है। वे एक फ्लोरल फॉर्मूला और एक फ्लोरल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला जानकारी को संक्षिप्त करने का एक शानदार तरीका है। इसमें हर हिस्से के लिए एक प्रतीक होता है। के का मतलब कैलेक्स, सी का मतलब कोरोला, ए का मतलब एंड्रोशियम और जी का मतलब गाइनोशियम। वाह, तो ये एक तरह से फूल का शॉर्ट हैंड है। इसका मतलब मैं किसी वनस्पति शास्त्री को दुनिया में कहीं भी बस कुछ प्रतीकों का एक सेट भेज सकती हूँ और वो समझ जाएगा कि फूल कैसा दिखता है। बिल्कुल। इसमें और भी जानकारी होती है। जैसे जी के नीचे एक लाइन का मतलब है सुपीरियर ओवरी। अच्छा। और जी के ऊपर लाइन का मतलब है इंफीरियर ओवरी। और सिमेट्री। सिमेट्री के लिए भी प्रतीक है। ओपी का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक और पर्सन का मतलब जाइगोमॉर्फिक। अगर कोई हिस्से जुड़े हुए हैं तो उनके नंबर को ब्रैकेट में लिख देते हैं। वाह, ये वाकई में एक सार्वभौमिक भाषा है। तो एक साधारण से दिखने वाले फूल के अंदर इतनी जटिल और खूबसूरत दुनिया छिपी होती है जिसकी अपनी एक पूरी वैज्ञानिक भाषा है। बिल्कुल। आज इन सभी अंग्रेजी तकनीकी शब्दों को समझने के बाद फूल को देखने का नजरिया ही बदल गया है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई फूल दिखे तो शायद जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, इंफीरियर ओवरी या वेक्सिलरी एस्टिवेशन जैसे शब्द याद आएं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पौधे के विकास, उसकी लाखों साल की रणनीति और उसके अस्तित्व की कहानी बताते हैं। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। स्रोत में सोलेनेसिए यानी आलू परिवार का जिक्र है, जिसमें टमाटर, बैंगन और मिर्च जैसी आम सब्जियां आती हैं। जी। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि प्रकृति इन सभी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के एक ही लेगो किट का इस्तेमाल करके, जैसे पेंटामेरस फूल, सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, कैसे इतने अलग अलग परिणाम बनाती है। बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ रसीला टमाटर है जो एक बेरी है, तो दूसरी तरफ पेटूनिया का नाजुक सजावटी फूल। ये सभी लक्षण मिलकर प्रकृति में इतनी विविधता कैसे पैदा करते हैं, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है।